हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बना रही हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। ठीक है। सो आपने कभी ये चीज़ सोची है कि जैसे सपोज़ आपके पास कोई एक्सेल का डेटा है, ठीक है, उसका आपको डैशबोर्ड बनाना है या कुछ एनालिसिस करनी है उसके ऊपर या कुछ भी काम करना है, ठीक है, या आपके बॉस ने आपको कुछ भी काम दिया वो करना। तो सबसे पहले हमें उस जो भी हमारे पास डेटा होता है वो एक तरह से रॉ होता है, ठीक है, या तो आपको कहीं से आपके बॉस ने दिया है या आपने कहीं से डाउनलोड किया है या मतलब कुछ भी है, XYZ जो भी डेटा है। उसमें कभी कभी क्या होता है ना, रॉ डेटा का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो हमें उसे एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है ताकि उसके बाद हम उस पर एनालिसिस कर सकें। आपके पास आपको किसी ने एक डेटा दे दिया, आप ऐसा तो नहीं ना कि नॉर्मली बस डेटा आ गया और स्टार्ट कर दिया एनालिसिस। उससे पहले सबसे पहला स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग का। ठीक है, अगर हम कभी भी डेटा एनालिसिस वाले फील्ड में आप जाओगे, सबसे पहले आप देखो कि एक्सट्रैक्शन के बाद आपके पास सबसे पहला स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। ठीक है, कि आपने डेटा को पहले क्लीन करो, मतलब क्लीन का मतलब होता है बेसिकली कि उसमें जो भी डिफ़ॉल्ट्स हैं या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है वो सब करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डुप्लीकेट्स हैं उन सबको रिमूव करना, या कोई स्पेस है बीच में या कहीं पे ब्लैंक्स हैं वो सब हटाना। ठीक है, तो मतलब एक तरह से उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको बोलते हैं हम डेटा क्लीनिंग। तो वो कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं आप एनालिसिस वाले फील्ड में तो ही आप करोगे, आप नॉर्मल भी कोई भी डेटा पे काम कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, कोई रिपोर्ट्स बनाने के लिए, कोई डैशबोर्ड्स के लिए, कोई सेल्स का डेटा हो, कुछ भी हो, XYZ, ठीक है, सभी में इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज मैं उसी के लिए आपको कुछ छोटे से फॉर्मूले सिखाने वाली हूँ, सिंपल, जिससे आप वो चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कनकैटिनेट हो गया, लेफ़्ट, राइट, सब्सटीट्यूट, ट्रिम। ठीक है, ये सिंपल से फॉर्मूलेज है जो मैं आज आपको बताऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला है मेरे पास, देखो ये डेटा सेट। ठीक है, ये एक डेटा सेट है नॉर्मली, जिसमें जेंडर है मेरे पास, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, उनका ग्रुप है, एजुकेशन है, ये सारा डेटा है। उसके बाद में आप सपोज़ करो जैसे मेरे पास है ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग कॉलम है। अब मुझे ये दोनों एक साथ चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है पारुल गुप्ता, अलग अलग लिखा हुआ है, मुझे कंप्लीट नेम चाहिए, फुल नेम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ कनकैटिनेट। ठीक है, कनकैटिनेट का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी चीज़ों को कंबाइन करना। अब ज़रूरी नहीं आपको दो ही चीज़ें कंबाइन करनी, आप कितनी भी मल्टीपल चीज़ें कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो कनकैटिनेट का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, फिर कनकैटिनेट, CONCATENATE। ठीक है, या फिर जैसे आप सपोज करो जैसे आपने ये लिखा CONC लिखा, आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। ठीक है, अब अगर आपको नीचे जाना है तो आप टैब का फंक्शन दबा के नीचे जा सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स नीचे सेकंड वाला करना है तो एरो से गए और उसके बाद टैब पे क्लिक किया। ठीक है, अब सपोज करो जैसे सिर्फ यही है, अभी आप इस पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब कि जितने भी आपके पास अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए अलग अलग कॉलम्स में, उन सभी को ये एक ही कॉलम में ले आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू कनकैटिनेट, फिर हम लगाएंगे अपना ब्रैकेट और फिर देखो टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू कॉमा करके। तो हमारा सबसे पहले टेक्स्ट वन क्या है, पारुल, मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना, फिर मैंने गुप्ता पे क्लिक किया। अब देखो इसमें आप देख रहे हो टेक्स्ट थ्री, वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, जितने भी टेक्स्ट मुझे करने हैं ना उतने मैं कर सकती हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे फुल नेम चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, पारुल गुप्ता। अब सपोज़ करो मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, मुझे सभी में ये चीज़ चाहिए तो मैं सिंपली ड्रैग कर दूँगी, तो ये सारे इसने कंबाइन कर दिए। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे पूरा सेलेक्ट करके और कंट्रोल D कर सकती हूँ। कंट्रोल D से भी वही ड्रैग होगा जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या किया, सबको इसने कंबाइन कर दिया। अब सपोज़ करो मैं एक से ज़्यादा कंबाइन करती हूँ। ठीक है, फिर से मैंने वही कनकैटिनेट लिखा। ठीक है, और टेक्स्ट वन सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टू सेलेक्ट किया, टेक्स्ट थ्री, आप देखोगे जैसे ही मैं कॉमा लगाती जाऊँगी ना वहाँ पे बढ़ता जाएगा, टेक्स्ट फोर। ठीक है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। चलो, अब मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे हो ये पूरा एक ही लाइन में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अभी तो मुझे सिर्फ फुल नेम चाहिए था, तो हमने सिर्फ यही सेलेक्ट किया था। ठीक है, आप ऐसे जाके भी सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे भी जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, ये मेरा कंबाइन हो गया। अब सपोज़ करो कि जैसे ये पारुल और गुप्ता, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये फुल नेम तो आ गया लेकिन जैसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहिए वो तो आया ही नहीं।
इसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ना, पहले आपका फर्स्ट नेम होता है, देन एक स्पेस एंड देन आपका लास्ट नेम, ठीक है। कभी भी ऐसे बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ नहीं होता ना, बीच में हमें स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सपोज मैंने ये लिखा कंकैटिनेट, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया पारुल, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मुझे सपोज क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमास दूंगी, फिर स्पेस, फिर दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, फिर कॉमा। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्यों दिए, क्योंकि मुझे उसके बीच में क्या चाहिए, कुछ टेक्स्ट लिखना है या कुछ स्पेस लिखना है, तो वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आएगा जो भी चीज़ मुझे चाहिए। जैसे मुझे अब पारुल और गुप्ता के बीच में स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, देन स्पेस दिया एंड देन इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया। फिर उसके बाद मुझे कॉमा के बाद क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। मैंने देखो अब आप देख रहे हो पारुल और गुप्ता के बीच में आ गया स्पेस, है ना। अब इसको अगर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगी तो सब में ऐसे हो जाएगा। अब सपोज करो पारुल और गुप्ता के बीच में मुझे स्पेस नहीं, मुझे प्लस का साइन चाहिए, तो मेरे को सिंपल क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे स्पेस की जगह एक प्लस का साइन डाल देना होगा। देखो अब ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं इन्वर्टेड कॉमास के बीच में क्या देना चाहती हूँ। अब आप 2 बारी भी स्पेस दे सकते हो, ठीक है। तो ये पारुल और गुप्ता के बीच में 2 बार स्पेस आ गया, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड, ठीक है, तो पारुल एंड गुप्ता, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ डाल सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने @ डाल दिया, ठीक है, पारुल @ गुप्ता। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ आप कंकैटिनेट के बीच में डाल सकते हो। तो अगर आप सिंपल जैसे यूज़ कर रहे हो सिर्फ मर्ज करने के लिए, ठीक है, तो वो तो हो गया कंकैटिनेट फंक्शन। अब इसमें एक और चीज़ मैंने आपको सिखा दी, क्या कि बीच में आपको स्पेस डालना है या कुछ भी और चीज़ डालनी है, वो आप कैसे डाल सकते हो, ठीक है। आप देखो कंकैटिनेट फंक्शन हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कंकैटिनेट एक का तरीका ना और भी होता है, अगर आपको 2 चीज़ों को किसी को भी कंबाइन करना है तो ज़रूरी नहीं कंकैटिनेट यूज़ करो, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मेरे को पारुल और गुप्ता को करना, तो पारुल ये लिखा, मैंने सेलेक्ट किया कॉलम B2 एंड लिखूँगी मैं, उसके बाद गुप्ता, ये देखो तब भी ऐसे हो जाएगा। एंड लिखने से भी हम चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सपोज करो मैं यहाँ पे एंड की जगह अगर मैं प्लस लिखूँगी तो भी ये कर देगा, ठीक है। देखो अब ये इसने क्यों नहीं किया, ठीक है। प्लस से भी तो यही होता है ना, हम चीज़ों को कंबाइन ही करते हैं। जैसे 2 और 4 को मैंने प्लस किया, 6 आ गया, तो इसने इसीलिए ये एरर दिया है। क्यों, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट। अगर मैं सपोज करो 72 और 74 को करूँ ऐसे प्लस, तो देखो ये हो जाएगा, ये हो गया ना 146। लेकिन पारुल और गुप्ता में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एक टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। और प्लस जो है वो हमारा एक क्या है, काइंड ऑफ कैलकुलेशन है, जो कि इंटीजर वैल्यू पे वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये एरर आ गया। तो आप टेक्स्ट वैल्यू अगर आपको करनी है तो आप कंकैटिनेट यूज़ कर सकते हो या फिर आप एंड फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट मैं चलती हूँ लेफ़्ट और राइट फंक्शन पे, ठीक है। अब लेफ़्ट और राइट जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपको सपोज़ आपके पास कुछ चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, आपको उसमें लेफ़्ट में से 3 चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे सपोज़ ये पारुल गुप्ता ही लिखा हुआ है, आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ पारुल ही चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू, अब देखो जो ये है ये हमारा लेफ़्ट हुआ पारुल, और अगर आप इधर से देखोगे गुप्ता से तो ये क्या हुआ, हमारा राइट, है ना। ऐसे ही होता है ना, ये हमारा राइट हैंड होता है, ये इधर लेफ़्ट होगा। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा लेफ़्ट, ठीक है। आप लेफ़्ट फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, जैसे इक्वल टू लेफ़्ट लिख लिया, उसके बाद देखो टेक्स्ट, तो जिस भी फंक्शन पे मुझे निकालना है वो सेलेक्ट करना है, दैट मीन्स अब मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये क्या आ रहा है, नंबर कैरेक्टर, मतलब कितने नंबर तक चाहिए। सपो जैसे पारुल क्या है 1 2 3 4 5, आप काउंट करोगे तो PARUL 5 हो गए। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा 5, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू पारुल आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब ये पारुल कैसे है, क्योंकि मैंने लेफ़्ट इस वाले वर्ड का 5 ही, मतलब 5 तक चाहिए मुझे, सिर्फ लेफ़्ट वाला पार्ट। तो अगर आप लेफ़्ट वाला पार्ट 5 तक काउंट करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये बना पारुल। अब सपोज़ करो कि अगर मैं इसे बढ़ा दूँ 8 कर दूँ, तो देखो अब इसने GUP भी इंक्लूड कर लिया। या फिर सपोज़ करो मैं इसको कम कर दूँ, 2 कर दूँ, तो इसने क्या किया, सिर्फ PA और यही लिया, P और A, ठीक है। ऐसे ही राइट फंक्शन काम करता है। राइट कैसे काम करेगा, राइट इधर से काम करेगा, ठीक है। सपोज़ करो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राइट इक्वल टू, हमेशा कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला एक्सेल का, तो हम हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, इक्वल टू राइट लिखा मैंने। फिर देखो नीचे वही आ गया टेक्स्ट, तो जिसको मुझे सेलेक्ट करना है वो मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट कॉमा लगाया, फिर से वही नंबर कैरेक्टर्स। तो मुझे कितने चाहिए लास्ट से, गुप्ता में कितना आएगा 1 2 3 4 5, तो अगेन 5 मैं लिखूँगी। ठीक है, ये आ गया गुप्ता। ठीक है, तो इसमें भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसमें भी मैं काम ज़्यादा कर सकती हूँ। जैसे सपोज़ 4 मैंने लिखे तो इसने सिर्फ UPTA तक दिया। सपोज़ करो अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ 8 तक कर दूँ, तो अब ये RUL भी आ गया गुप्ता के साथ। ठीक है, तो आप ऐसे लेफ़्ट और राइट का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम लेफ़्ट राइट का जनरली यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करो ये मेरे पास मैथ का एक स्कोर है। ठीक है, अब मुझे इसकी डेसिमल वैल्यू अलग चाहिए और जो इंटीजर वैल्यू है वो अलग चाहिए। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, जैसे सपोज़ करो मैंने लिखा इक्वल टू लेफ़्ट। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया और आगे से मुझे क्या चाहिए 2, है ना, 1 और 2, तो ठीक है ये आ गया मेरा 72। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट, इसको सेलेक्ट किया और जितने डेसिमल की चाहिए, सपोज़ मुझे सिर्फ एक ही डेसिमल चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 5, है ना, मतलब लास्ट वाला आ गया। सपोज़ करो अगर मैं इसे 2 कर दूँ, ठीक है, तो ये आ गया 45, है ना। अब इसको हम ड्रैग करके भी देख सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, यहाँ लेफ़्ट से 2 और राइट से 2, वो दोनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे दे दी, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेफ़्ट और राइट फंक्शन काम करते हैं। समझ आया। अब नेक्स्ट फंक्शन होता है सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है, देखो मतलब पहले उसके फंक्शन के वर्ड से ही समझो। उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना बेसिकली, है ना। जैसे कि सपोज़ पारुल को मुझे रिप्लेस करना है गुप्ता से। ठीक है, तो उस रिप्लेस करना है ना, मतलब कुछ लिखा हुआ है उसकी जगह मुझे कुछ और लिखना है, तो वो हो गया सब्सटीट्यूट फंक्शन। ठीक है, अब सपोज़ करो जैसे ये फीमेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जेंडर है ना, फीमेल मेल, मुझे इस फीमेल को मेल करना है। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ से FE हटा दूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे गई और मैंने यहाँ पे FE हटा दिया, ये बन गया मेल, है ना। लेकिन अभी तो जैसे आपने एक ही में करा है, अब आप सपोज़ करो मुझे इस पूरी रो में करना है, फिर आप कैसे करोगे, एक एक करके तो हम नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसका सिंटेक्स वही इक्वल टू सब्सटीट्यूट लिखेंगे। अब देखो नीचे अपने आप आ गया, तो आप टैब पे क्लिक करोगे अपने आप ले लेगा। अब देखो इसमें क्या लिखा आ रहा है, जैसे सपोज ये हटा दें, रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद अ न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो क्या करता है ये, जो एग्जिस्टिंग है मतलब जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसकी जगह आप न्यू टेक्स्ट जो भी आप लिखोगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कॉमा ये लगाया मैंने ब्रैकेट, उसके बाद मैंने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया जिसको मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ओल्ड टेक्स्ट। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे हमारे पास फीमेल लिखा हुआ है, मुझे इस पूरे फीमेल को ही रिप्लेस करना है। ठीक है, या फिर सपोज़ करो मुझे सिर्फ इसका F और E हटाना है ना। फिलहाल मुझे क्या करना है, F और E हटाना है सिर्फ, क्योंकि अगर हमें पूरा ही वर्ड रिप्लेस करना था तो हम मोस्टली जैसे हमारे पास एक शॉर्टकट Ctrl+H जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था रिप्लेस का शॉर्टकट, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 कीज़ को ही रिमूव करना है, मतलब 2 कीज़ भी नहीं, इनफैक्ट लेटर्स में बोलूँगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कॉलन लगाया है यहाँ पे, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, F और E है। ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद फिर से कॉमा, फिर न्यू टेक्स्ट। अब मुझे न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे तो न्यू टेक्स्ट कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सिंपल कॉलन लगा दूँगी, स्पेस भी नहीं देना इनके बीच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे स्पेस भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी ब्रैकेट को। अब आप देखो ये मेल लिखा आ गया सिंपल। अब सपोज़ करो कि अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया होता दोनों ब्रेसेस के बीच में, तो देखो यहाँ मेल के आगे आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैंने ड्रैग करती हूँ इसको तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे मैं स्पेस नहीं देती हूँ और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। अब आप देख रहे हो ये बिल्कुल इससे चिपका हुआ है और यहाँ पे स्पेस है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको स्पेस नहीं देना तो आपको दोनों एक साथ लगाने होंगे। अगर आपको स्पेस चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको क्या चीज़ें कैसे आपको सब्सटीट्यूट करना है उसको। ठीक है, तो ये मैंने Ctrl+D कर दिया, अब ये आ गया, है ना। सपोज़ करो जैसे ये तो स्टार्टिंग में था, अब कहीं बीच में लिखा हो तो जैसे यहाँ पे सपोज़ करो कॉलेज लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे उस कॉलेज को रिप्लेस करना है डिग्री से। ठीक है, ये हटा देते हैं, इक्वल टू सब्सटीट्यूट। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर मुझे किसे रिप्लेस करना है, डिग्री, है ना, डिग्री लिखा मैंने, सॉरी। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि हमें कॉलन्स लगाने हैं।
इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। फिर डिग्री को मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है कॉलेज सपोज करो, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, बैचलर्स डिग्री, अब यहाँ पे क्या आ गया, बैचलर्स कॉलेज आ गया, है ना। अब ऐसे ही मैं रिप्लेस करूँगी। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सम कॉलेज लिखा है, यहाँ पे डिग्री नहीं है ना, तो इसने इसको कुछ भी नहीं किया। जैसे यहाँ मास्टर्स डिग्री है तो यहाँ पे मास्टर कॉलेज कर दिया। अब सपोज करो मैं यहाँ पे इसको डिग्री की जगह यहाँ पे कॉलेज कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, अब यहाँ पे तो कॉलेज है ही नहीं, यहाँ पे तो डिग्री है, तो इसको वैसे ही रहने दिया, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ पे कॉलेज है उसको आप कॉलेज से रिप्लेस कर रहे हो तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, है ना। अब सपोज करो लेकिन मैं यहाँ पे डिग्री कर देती हूँ, है ना। तो इसने बैचलर्स डिग्री को कुछ नहीं किया, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे इसने सम डिग्री कर दिया, सम कॉलेज की जगह, ठीक है। ऐसे ही सपोज मुझे अब सम की जगह जैसे सम कॉलेज लिखा हुआ है मुझे उसे अदर करना है, तो यहाँ पे मैंने सम लिखा और यहाँ पे मैं डिग्री की क्या जगह लिख दूँगी, अदर, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ इसमें। सपोज करो मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये यहाँ पे जैसे ही मैंने कैपिटल में लिखा ये भी यहाँ पे सम हो गया, पहले तो अदर था। देखो फिर से दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ठीक है, अभी यहाँ पे सम है, इसने अदर लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने इसको कैपिटल में लिखा इसने इसको सम कर दिया फिर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है सब्स्टिट्यूट, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, इसको इस चीज़ को बोलते हैं कि मतलब कि जैसे कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में कोई भी ऐसे होता है केस सेंसिटिव, बेसिकली हम इसको बोलते हैं। मतलब कि कैपिटल और स्मॉल लेटर का जिस पे फ़र्क पड़ता हो, ठीक है। जो फॉर्मूला जैसे जिस पे कोई फ़र्क नहीं कि कैपिटल में हो स्मॉल में हो काम कर रहा है, जैसे ये फुल नेम था कंकैटिनेट वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका लेटर स्मॉल होगा फुल होगा जैसे भी होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जो केस सेंसिटिव फॉर्मूलाज होते हैं उनमें ये इशू होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल से कैपिटल में किया तो आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो इसके लिए आपको ना एग्जैक्ट जो आपके यहाँ लिखा हुआ है वही लिखना होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा, अगर मैं इसको भी कैपिटल में लिख दूँ तो देखो अब इसने काम किया, है ना। तो केस सेंसिटिव फॉर्मूलाज में ये आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो केस सेंसिटिव फॉर्मूलाज हैं तो आपको वही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपका कहीं भी कुछ भी चेंजेस हुआ तो फिर वो फॉर्मूला उस पर्टिकुलर रो या कॉलम पे काम नहीं करेगा, ठीक है। आई होप समझ आएगा। सब्सटीट्यूट आप मतलब बहुत काफ़ी डिफरेंट तरीके से सब्सटीट्यूट यूज़ करने के। आपको जैसे अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपके कहीं पे कोई बीच में लिखा हुआ है जिसको आपको रिप्लेस करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में या एंड में हो, बीच में भी कहीं होगा तो भी आप उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हो। और जैसे सपोज़ करो कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास मतलब लेटर भी है और क्या है वर्ड भी है, मतलब इंटीजर भी है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ लिख देती हूँ ABC 1 2 3, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे पास लेटर्स भी हैं और इंटीजर भी है, ठीक है। अब ये जो इंटीजर लिखा हुआ है 1 2 3 मुझे सिर्फ इसी को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगी सब्सटीट्यूट, फिर से वही, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, इसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, सपोज EFT लिख दिया मैंने, ठीक है, हो गया EFT। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट को ही कर सकते हो, आप इंटीजर को भी रिप्लेस कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, मिड में भी कर सकते हो। जैसे ये यहाँ तो मैंने 1 2 3 लिया था, सपोज़ करो मैं इसको लिख देती हूँ BC1 देखो हमारा बीच का है ना। अब देखो इसने बीच का भी रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया EFT, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप सब्सटीट्यूट कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव आपका स्टार्टिंग में है, लास्ट में, एंड में, कहीं भी है, बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिम फंक्शन पे। अब ट्रिम हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, ट्रिम फंक्शन होता है कि स्पेस हटाने के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस है या तो किसी आपके मतलब लेटर के आगे या कोई इंटीजर है या कोई डेसिमल वैल्यू उसके आगे स्पेस लगा हुआ है या पीछे स्पेस लगा हुआ है या बीच में स्पेस लगा हुआ है कहीं भी, तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं इक्वल टू ट्रिम लिखूंगी तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, ठीक है। ये क्या करेगा, स्पेसेस तो रिमूव करेगा, लेकिन सपोज करो जैसे मैंने पारुल और गुप्ता लिखा हुआ है, ठीक है, उनके बीच में एक ही स्पेस है, तो क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कभी भी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, या हम कोई मतलब लेटर्स भी लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो हमेशा हम एक स्पेस देते हैं हर वर्ड के बीच में,
उसी से हमें पता चलता है ना कि ये एक वर्ड है। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने पारुल गुप्ता एक साथ लिख दिया, उसके बीच में स्पेस नहीं दिया, तो मैं एक साथ ही पढ़ूंगी ना उसे। ठीक है, तो हमेशा स्पेस देता है, तो इसलिए अगर दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस होगा तो ये उसको नहीं हटाएगा, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे तो उसको हटाएगा। ठीक, अब जैसे आप ये वाला रो देख रहे हो, मेरा डी कॉलम देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, जैसे ये ग्रुप बी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है जी के आगे कितना स्पेस है ना। यहाँ आप ग्रुप ए में देख रहे हो, ग्रुप और ए के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है, यहाँ ग्रुप सी में कितना ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखोगे, यहाँ बी के बाद आपको स्पेस है, लेकिन आपको यहाँ देखने से नहीं लग रहा। सपोज़ करो अगर मैं इसको यहाँ लेफ्ट सबसे एक्सट्रीम अलाइन कर दूँ, राइट अलाइन कर दूँ, तो देखो तब आपको दिख रहा है ना। अब सपोज़ जैसे मैंने इसको राइट अलाइन किया तो ये देखो बी बिल्कुल चिपका हुआ है, लेकिन इसमें मैंने राइट अलाइन किया, ये चिपका हुआ नहीं है। दैट मीन्स इसके पीछे क्या है, स्पेस है, इस वजह से। तो अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है इसको मैं हटा सकती हूँ ट्रिम फंक्शन से। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिम लगाया, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया। अब देखो इसको अगर मैं लेफ़्ट अलाइन कर दूँ तो यहाँ स्पेस था, अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी को ऐसे मैं ड्रैग कर दूँगी तो अब देखो ये बिल्कुल एकदम सही फॉर्मेट में आ गया। जैसे ये कहीं सेंटर में स्पेस है, ये लेफ़्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है। जैसे सपोज अगर मैं इन सभी को लेफ़्ट अलाइन कर दूँ तो देखो ये बीच बीच में स्पेसिस है ना। या फिर सपोज़ राइट अलाइन कर दो तो देखो यहाँ स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ डी के बाद स्पेस है, यहाँ ए के बाद, है ना। तो ऐसे ऐसे सेंटर में अगर मैं कर दूँ तो भी आपको स्पेसेस दिख जाएंगे। जैसे ग्रुप ए के बीच में आपको इतना सारा स्पेस दिख रहा है, डी यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना। तो ये ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, चाहे आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, तो वो उन सबको हटा देगा एक्सेप्ट एक स्पेस के। अब जैसे ग्रुप और बी के बीच में एक स्पेस है, अगर सपोज करो इसने वो स्पेस नहीं मतलब ये वाला स्पेस भी हटा दिया होता, तो आप इसको कैसे पढ़ते। ये देखो मैंने ये लिख दिया, आप इसको पूरा पूरा एक साथ पढ़ते ना, आपको क्या पता है कि ये ग्रुप बी लिखा हुआ है, नहीं पता होगा ना। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारी कॉमन सेंस हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप डेटा किसी को प्रेजेंट करोगे सामने, सपोज करो आपके बॉस ने आपसे डेटा मांगा, आपने उसको प्रेजेंट ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अब वो क्या बोलेगा, मुझे क्या पता ये क्या है भाई, ये ग्रुप बी है, ग्रुप सी क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ आएगा ना। तो इसीलिए एक स्पेस ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रिम फंक्शन से हम एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा सकते हैं, एक्सेप्ट दो वर्ड्स के बीच में जो एक सिंगल स्पेस होगा उसको हटाए बिना। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट मैं आपके लिए थोड़े एडवांस फॉर्मूलाज लेकर आऊँगी, या फिर अगर आपकी कोई और डिमांड है, कोई और टॉपिक आपको चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन।